हेलो फ्रेंड, 7 days 7 मॉक टेस्ट करके मैंने एलटी साइंस के लिए एक टेस्ट सीरीज तैयार की है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए। उसमें आज मेरा 6 मॉक टेस्ट है। प्लीज आप इसे देखिए और ये आपके एग्जाम में बहुत आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी बहुत हेल्प करेगा जो अभी लेक्चरर के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज the reaction of phenol with the chloroform in presence of dilute sodium hydroxide finally introduce which one of the following functional group। क्या बोल रहा है कि फिनॉल, आपके पास फिनॉल है OH, दिस इज द फिनॉल, रिएक्ट विद द क्लोरोफॉर्म CaCl3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो अब आपको सीधे से ये चीज देख करके नाम याद होगा, ये रिएक्शन कौन सी है, रीमन टीमन रिएक्शन है, रीमर टाइमन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में बनता क्या है, इस रिएक्शन में बनता है सैलिसल्डिहाइड। क्या बनता है, सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। अभी पूछ रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप की इंट्रोड्यूस। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नया फंक्शनल ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस, कौन सा हो रहा है, CHO, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है कि इन ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट N2 plus O2 gives to twice NO, K दे रखा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस वन। बोला कि इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। देखो फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NO स्क्वायर अपॉन N2 इंटू O2 हो जाएगा। अब इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिए मैं इसको K डैश मान रहा हूँ सेकंड वाले इक्वेशन के लिए, इस वाले इक्वेशन 1/2 N2 प्लस 1/, तो ये आ जाएगा आपका NO अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NO अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 का स्क्वायर इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2 का स्क्वायर। अब देखिए O2 की पावर 1/2, सॉरी नॉट स्क्वायर, 1/2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 है, एक इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 को क्या करूं मैं कि इक्वेशन नंबर 1 जैसा हो जाए, मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 को 2 का स्क्वायर ऑफ इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा, के डैश स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा NO का स्क्वायर अपॉन N2 इंटू O2 हो जाएगा आपका, जैसे हमने इसका स्क्वायर किया। तो यानी कि क्या मतलब होगा कि आपका K डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि K डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ K आ जाएगा। तो कैसे आप एक दूसरे से रिलेट है कि K डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K, अंडर रूट ऑफ K का मतलब क्या होगा, K की पावर 1/2, तो K की पावर 1/2 आपका आंसर कौन सा है, ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव अ carbon dioxide and 8 gram of magnesium oxide. What will be the percentage purity of magnesium carbonate in the sample। देखिए क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट आपके पास है, इसको आप हीट अप कर रहे हैं, तो हीट करने पर क्या देगा आपको, MgO दे रहा है, कह रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। अब इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो देखो जब भी इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर कितना होता है, 24 होता है, प्लस कार्बन का 12, यानी कि 16×3 = 48। इसको सम करेंगे 8 2 10 4 14 4 1 5 6 2 8, 84 ग्राम। इससे आपको क्या बात कर रहा है, हमको बात कर रहा है इस NGO की बात कर रहा है, सैंपल एंड हीटिंग इतना ग्राम ऑफ मैक्सिमम, हमको CO2 के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना मिलेगा जब इसको करूं तो 24 प्लस 60 यानी कि 40 ग्राम, यानी कि 84 ग्राम को जब मैं हीट करूंगा, 84 ग्राम ऑफ MgCO3 को जब मैं हीट करूंगा, इट गिव्स मी 40 ग्राम ऑफ MgO। तो 1 ग्राम को जब मैं हीट करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा भाई, MgCO3, तो 40/84 ग्राम MgO मिलना चाहिए। अब हमारे पास MgCO3 कितना था, 20 ग्राम, तो 20 ग्राम ऑफ MgCO3 गिव्स कितना, ये कितना निकला 84, सॉरी यहाँ पे 84 था, तो 40/84, 84 इंटू 20। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 800/84, तो इट विल कम अप्रोक्सीमेटली 9.52 ग्राम ऑफ MgO। तो हमको कितना मिलना चाहिए, 9.5 ग्राम MgO।
बट यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, कितना ग्राम मिलता है, 8 ग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देयरफॉर 8 ग्राम ऑफ एंजियोफॉर्म। तो यानी कि प्योरिटी ऑफ सैंपल कितना हो जाएगा, प्योरिटी ऑफ सैंपल इक्वल टू जितना हमको मिल रहा है अपॉन टोटल मिलना कितना चाहिए था, 9.52 इंटू 100। करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा, लगभग 84% सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन मॉलिक्यूल्स पूछ रहे हैं। पहले वाले में 18 मॉलिक्यूल्स हैं, छोड़ दीजिए। 1.8 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, बी वाले में 1.8 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 1.8 अपन वाटर का मॉलिक्यूलर मास 1 इंटू मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो इक्वल टू ये 10 टाइम कटेगा तो आपका आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आ जाएगा, 22 मॉलिक्यूल्स। अब 18 ग्राम में कितने मिल जाएंगे, सी में देखिए 18/18 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब तीसरे में क्या है, 18 मोल्स, 18 मोल्स है, मोल्स को मॉलिक्यूल्स में 18 इंटू 6.022 10 की पावर 23 इक्वल टू 18 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो यानी कि सबसे ज्यादा किसमें, 18 मोल्स में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन बताना है। अब मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 केजी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट क्या हो गया यहाँ पे, वाटर, तो 1 केजी लेंगे। तो मोलैलिटी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और हम कितना लेते हैं, 1 केजी लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स आपका कितना निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू निकल जाएंगे 1। अब मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका, आप इसका मोल फ्रैक्शन का जैसे ही फॉर्मूला देखेंगे तो कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए यहाँ पे हमको वाटर के मोल्स निकालिए सबसे पहले, तो नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ वाटर, यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है बस, मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल्स इन प्योर वाटर लिखो, इन प्योर वाटर कितने होते हैं, ये होते हैं 55.5। कितने होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स प्योर वाटर में कितने होते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मान लीजिए नहीं भी याद है तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, वो एक या तो याद रखिए या इसका इस तरीके से, मोल्स की मोलैरिटी इज इक्वल टू मास, सॉरी, मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलिकुलर मास। ठीक है ना, यहाँ से इससे फॉर्मूला, इसकी मोलैरिटी जो आएगी वही इसके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो भी है इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 55.55। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 56.55, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 0 पॉइंट, देखो 0.0 आएगा, डायरेक्ट तो आएगा नहीं, 0.0, तो यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, डी आंसर 0.0177। योर आंसर इज दिस, डी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, रेट कांस्टेंट कितना देखा है, 0.6 इंटू 10 की पावर -3 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, नहीं मोल पर सेकंड, सॉरी मोल पर सेकंड। तो यहां से जैसे ही आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है मोल पर सेकंड, तो इससे क्या पता चला कि ये जीरो ऑर्डर है। कौन से ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। अब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, K इज इक्वल टू क्या होता है, देखो क्या कह रहा है, A गिव्स टू B, समझिए इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है, कह रहा है 5 है, ये इनिशियली कितना रहा होगा 0, ये यहाँ पे कितना बचेगा, R बचेगा, ये कितना बचेगा 5 माइनस R बचेगा, भाई ये तो बचेगा कितने टाइम बाद, 20 मिनट बाद।
द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5 m, देन कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 20 मिनट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपका जीरो ऑर्डर के लिए रिएक्शन क्या होता है, फॉर जीरो ऑर्डर At is equal to R नॉट माइनस R, R नॉट माइनस R। अब देखिए केटी में कितना, के कितना दे रखा है मेरे को 0.6 इंटू 10 की पावर -3, और टी कितना दे रखा है, टी दे रखा है हमको 20 मिनट, 20 मिनट को सेकंड में चेंज करो तो 20 इंटू 60 इंटू आर नॉट कितना दे रखा है 5 दे रखा है माइनस आर। तो आपको क्या निकालना है, बी का बताना है। तो ये चीज क्या होगा, 5 माइनस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का कंसेंट्रेशन भाई। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6 इंटू 10 की पावर -3, 6 दूनी 12, यानी कि 1.2 इंटू 10 की पावर 3। तो ये कैंसिल आउट, 12 छक्के 72, 1 टू 0.72 इक्वल टू बी का कंसेंट्रेशन। तो बी का कंसेंट्रेशन कितना निकलेगा, डी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज। अब आपको स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, यानी कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, हायर बॉन्ड ऑर्डर मोर स्टेबल, हायर बॉन्ड ऑर्डर मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। अब सिंपली आपको याद रखना है कि मैंने 10 बार बता दिया, 14, 15, 16, 17 और 18 तक कर दीजिए इसमें, और इधर आ जाइए 13। अब देखो O2 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 दूनी 16 और एक पॉजिटिव यानी कि 15, यहाँ पे आ गया 15 इलेक्ट्रॉन O2 पॉजिटिव, ठीक है। और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2.5। अब देखो दूसरा क्या है O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन O2, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2 होता है। फिर आ जाइए 17 O2 निगेटिव, 8 दूनी 16 एक 17, ये क्या हो गया आपका O2 निगेटिव, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1.5। अब O2 2 निगेटिव 18, O2 2 निगेटिव, टोटल इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो अब आपका देखिए ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया, मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से जब भी टोटल इलेक्ट्रॉन 14 आ गए तो इधर को 3 हो जाता है बॉन्ड ऑर्डर, 0.5 कम करते जाएंगे, 0.5 कम किया 2.5, फिर 0.5 किया 2, 17 में फिर 0.5 कम किया 1.5, तो ये क्या निकल गया आपका बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर जिसका सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा क्या होगा स्टेबल होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा O2 पॉजिटिव होगा, फिर O2 होगा, फिर O2 निगेटिव होगा, फिर O2 2 निगेटिव, कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका ए आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि which of the following ester get hydrolyzed most easily। अब देखो हाइड्रोलिसिस किस पे डिपेंड करता है, जिसपे -m इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा होगा, मोर होगा, या -r ये चीज मोर होगी, उसका उसमें क्या होगा कि OH क्या करेगा इजीली अटैक करेगा। मान लीजिए इस पे क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है, देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है, यहाँ पे OCH3 ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है +m दिखा रहा है, ये भी OC डबल बॉन्ड ये भी माइनस दिखा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे OCOCH3 ये भी माइनस। अब मगर यहाँ पे क्या है दोनों माइनस है, इधर से भी इधर भी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफॉइल और निक्लोफॉइल क्या कर सकता है इजीली अटैक कर सकता है, OH कैन अटैक इजीली। देखो ये क्या होगा ना, मान लीजिए NO2 है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या करेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जल्दी बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो ये OH क्या करेगा इजीली अटैक करेगा। मगर यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज नहीं फॉर्म कर पाएगा। तो यानी कि जिसपे जितने ज्यादा मोर नंबर ऑफ -R -I ग्रुप एंड देन इट विल OH कैन इजीली अटैक, यानी कि न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है उस पर इजिली अटैक कर सकता है, इजिली अटैक करेगा तो एस्टर क्या हो जाएगा हाइड्रोलाइज हो जाएगा, हाइड्रोलाइज का मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव इजिली अटैक कर सकता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज CO2 मोस्ट इजिली। अब देखो जब भी हम इसकी हीटिंग की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्मॉल साइज जो होता है किसका, देखो यहाँ पे सब में कार्बोनेट सब इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि जिसका सबसे ज्यादा स्मॉलर साइज होगा कैटायन का, वो क्या होता है मोर रिएक्टिव होता है, वो क्या होता है मोर रिएक्टिव होता है। मोर रिएक्टिव मींस लेस थर्मल स्टेबल, थर्मल स्टेबल होता है।
तो अब जो लेस थर्मल स्टेबल होगा उसको थोड़ा सा भी हीट करने पे क्या हो जाएगा, जल्दी से क्या हो जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगी। अब सबसे देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब इन सब में सबसे छोटा साइज किसका होगा, mg का होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, MgCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट एन एसिडिक बफर। देखिए एसिडिक बफर में क्या होना चाहिए कि उसमें जो एसिड और बेस होना चाहिए वो वीक होना चाहिए। क्यों वीक होना चाहिए, क्योंकि वो टोटली के टोटल आयनाइज नहीं होने चाहिए, यानी कि डिसोशिएट कंप्लीटली नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या दिखाएंगे, बफर सॉल्यूशन दिखाएंगे। अब ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ नॉट एसिडिक बफर। अब देखो एसिड और बेस, अब देखिए यहाँ पे जो HC पहला ही ऑप्शन देखिए HClO4 है। HClO4 क्या है, HClO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डिसोशिएट हो जाएगा भाई, ClO4 नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोशिएट। जब ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया तो ये बफर, इट विल नॉट फॉर्म बफर, इट विल नॉट फॉर्म बफर सॉल्यूशन। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, the sum of the coordination number and the oxidation number of the metal M in the complex MEn whole twice C2O4 Cl negative where En is। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर का सम ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो इसका पहली बात, ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, En क्या होता है, इथाइलिन डाइमीन, यानी कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और NH2 NH2। तो कितने डोनर एटम है इसमें, NH2 दो हैं, तो इसको हम कितना काउंट करेंगे, एक En को दो करेंगे, तो दो दूनी चार, तो एक En को दो काउंट कर रहे हैं, दो En है, प्लस ऑक्सिलेट को कैसे बनाते हैं, COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, एक मॉलिक्यूल कितने डोनेट कर रहा है, दो डोनेट कर रहा है, तो ये कितने डोनेट कर रहा है, दो, तो यानी कि इसको कितना दिखाएंगे, दो। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, दो दूनी चार, दो छह, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, छह आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया छह। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, M का X मान लेते हैं, प्लस En कितना होता है, जीरो होता है, 2 इंटू जीरो, प्लस ऑक्सीलेट का कितने निगेटिव चार्ज हैं, दो, तो इसको -2, और Cl का प्लस -1 इक्वल टू जीरो, तो X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 2 और 1 3 आ जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर, अब देखो सम पूछ रहा है, सम कितना हो जाएगा, इक्वल टू 6 + 3 9, तो योर आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट पूछ रहा है। देखो Cl2O7 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड, यस। और दूसरी बात, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, Cl2O7 का ClO और इसके सब में क्या रहता है, 3 3 6 7, ठीक है ना, इस तरीके से परक्लोरेट का स्ट्रक्चर हो। O3 मॉलिक्यूल इज अ बेंट, यस इट इज बेंट। O and F is isoelectronic with the O2N, देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक देखते हैं, O के पास 8 इलेक्ट्रॉन प्लस N के पास 7 प्लस F के पास 9, तो 8 7 15, 15 और 9 24, 15 और 9 24, O2 8 दूनी 16 प्लस N 7 प्लस नेगेटिव चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन, 16 1 17, 17 और 7 24, तो यानी कि दोनों में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 24 24 है, तो इसका मतलब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है। फिर आ रहा है OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोराइड, नहीं ये ऑक्साइड हो ही नहीं सकता, ऑक्साइड तो उसे बोले जाते हैं जब ऑक्सीजन पे क्या आएगा, 2 नेगेटिव चार्ज आए, उसे ऑक्साइड कहते हैं, यानी कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो, -2 हो, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड बोलते हैं। बट फ्लोराइड के केस में ऑक्सीजन पे तो 2 नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं, तो कैसे हम इसको ऑक्साइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन -1 होगा, ये भी -1 होगा, ये क्या आ जाएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा इसका, तो यहाँ पे ऑक्साइड नहीं होता है, तो आपका इनकरेक्ट कौन सा है, फोर्थ वाला, यानी कि आपका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यहाँ नॉट पूछ रहे, दिस इज इनकरेक्ट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन ऑफ द reaction HCl in alkene react and according to the Markovnikov rule gives a product 1 chloro। अब कह रहा है कि ये क्या देता है, प्रोडक्ट 1 क्लोरो, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये प्रोडक्ट देता है कह रहा है। तो द पॉसिबल एल्कीनीज, तो इसमें कौन सा पॉसिबल, देखते हैं पहले वाले के साथ। मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है CH2,
अब देखो HCl रिएक्ट करेगा तो क्या कहता है मार्कोनिकॉफ कि डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ ऐड होगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास दो है, तो अब नेगेटिव पार्ट किस कार्बन पे होगा, इस कार्बन पे, और इस क्या जाएगा H जाएगा, तो आपका सीधे से क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर CH3 बन जाएगा और इस कार्बन पे Cl बन जाएगा। तो यानी कि ये तो सही है, ठीक है ना, तो ये आंसर मेरा करेक्ट हो सकता है। देखते हैं दूसरा ऑप्शन CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, HCl के साथ रिएक्शन करेगा। देखिए अब फिर वही चीज कि नेगेटिव पार्ट एडेड विद द दोज कार्बन व्हिच इज हैविंग अ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे देखिए ये दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन, क्योंकि इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट है। तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो H इस साइड जुड़ेगा और Cl फिर इस साइड जुड़ेगा, तो आपका आंसर फिर से यही आया CH3 Cl। क्या बोथ और ए भी हो सकते हैं, मगर थर्ड वाला भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे तो आंसर ये, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है कि Cl यहाँ पे अटैक करे, क्योंकि बॉन्ड किसके बीच है, इन दोनों के बीच है, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। तो ए और बी मेरे क्या है, करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 2,3 डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग विद ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। पहले आ जाओ 2,3 डाइमिथाइल 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 ब्यूटीन 1 2 3 4, ये आ गया 2 पे और 3 पे डाइमिथाइल है CH3 और ये क्या हो जाएगा, बैलेंस कर दो, तो ये हो गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन बन गया। अब बोल, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 6। अब कह रहा है कि किसको हीट करके हमारा कंपाउंड ये बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता भाई, 7 कार्बन है, क्योंकि कार्बन में कोई चेंज नहीं आता। अब यहाँ पे देखो 3 4 5 6 ये आ सकता है, 2 3 4 5 6 इसमें भी 6, 1 2 3 4 5 6, तो इनमें से कुछ देखते हैं। अब देखते हैं, फर्स्ट चेक करते हैं एक एक करके, बी आंसर को चेक करते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में आप स्टार्टिंग से चेक करना पड़ेगा। देखिए क्या है आपका CH3 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 होल थ्राइज है, C है सिंगल बॉन्ड, CH है डबल बॉन्ड CH4। अब एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो प्लस H पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा आपका CH3 C CH3 CH3, यहाँ पे कितना था CH2 था, सॉरी CH2 1 2 3 4 1 2 3 4 5, मैंने 7 बना दिया, गलत बना दिया। CH3 होल थ्राइज 3 4 5 6, CH3 होल थ्राइज CH डबल बॉन्ड, अच्छा मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिया, 1 मिनट, मैंने एक एक्स्ट्रा कार्बन बना दिया। तो CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव पर अटैक करेगा, एसिडिक है तो ये लोन पेयर जाएगा, तो ये क्या बना देगा, यहाँ पे कैटाइन बना देगा और ये क्या बन जाएगा CH2 बन जाएगा। अब मिथाइल शिफ्ट होगा भाई, क्योंकि ये 1 डिग्री है, तो यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा CH3 C, इस पे पॉजिटिव चार्ज CH3 CH CH CH3 इधर आ जाएगा और CH3, ये 3 डिग्री कार्बोनेट कैटायन बन गया। यहाँ पे 2 डिग्री था, ये किस में चेंज हो गया 3 डिग्री में चेंज हो गया, तो हमारा मोस्ट स्टेबल। अब क्या होगा लास्ट में एसिड निकलेगा, क्योंकि पार्टिसिपेट, ठीक है ना। तो हीट करने पर तो ये वाले जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH, यही तो आंसर चाहिए हमको, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटोइन, तो हमारा आंसर क्या है बी, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम द सल्फाइड ओर, कॉपर का सल्फाइड ओर क्या होता है Cu2S होता है। द मेटल फाइनली ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड विद, जो अब देखो इसका फाइनली क्या स्टार्टिंग क्या होता है, इसको हम रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है Cu2 वो बनता है प्लस SO2 बनता है। आपको आपको याद हो इसका, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। सेकंड स्टेप क्या होता है, फिर से ये Cu2S अगेन रिएक्शन करता है Cu2O के साथ, तो क्या बनाता है Cu प्लस SO2 रिलीज करता है। तो अब पूछ रहा है कि फाइनल द मेटल फाइनली ऑब्टेन द रिडक्शन ऑफ द क्यूप्रस ऑक्साइड विद, किसके साथ हो रहा है कॉपर फर्स्ट सल्फाइड के साथ ही रिएक्शन हो रहा है। देखो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ तो होगा नहीं, आयरन के साथ हो नहीं रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड,
तो इसके साथ, तो किससे हो रहा है आंसर? सी, किसके साथ हो रहा है? कॉपर फर्स्ट सल्फाइड के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एवोगाड्रो नंबर Na is changed from 6.022 into 10 की पावर 23 मोल नंबर्स टू दिस वन, द वुड बी, देखो नंबर ऑफ क्या हो रहे हैं, एवोगाड्रो नंबर चेंज हो रहा है, इट तो क्या इफेक्ट हो, इट वुड बी चेंज द डेफिन, क्या लिखा है, डेफिनेशन ऑफ मास, अच्छा डिफिनेशन ऑफ मास इन अ यूनिट ग्राम, नहीं, क्या ये चेंज होगा? नहीं, उसके मास में कोई चेंज नहीं आएगा। द मास ऑफ द वन मोल ऑफ द कार्बन, यस, क्यों? क्योंकि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वन मोल, कि कार्बन के एक 12 ग्राम के 1/2 पार्ट में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे दैट इज कॉल्ड अ वन मोल। तो वहां से क्या होगा, मास ऑफ द वन मोल ऑफ कार्बन क्या करना पड़ेगा, हमको चेंज करना पड़ेगा, तो ये करेक्ट होना चाहिए। द रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज ईच ऑफ द बैलेंस इक्वेशन, ना ये भी नहीं है। द रेशियो ऑफ एलिमेंट ईच एलिमेंट इज अ कंपाउंड, नो, तो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ हाइड्रोजन हैलाइड इन द ऑर्डर, HF का सबसे ज्यादा, फिर HI, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट एक्सप्लेन द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्रोजन फ्लोराइड, फिर कि हाइड्रोजन फ्लोराइड का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है? पहला, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोराइड इज मच हायर देन द अदर वन, हाँ इसका तो बहुत ज्यादा होता है, बट मान लीजिए इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से देखना चाहिए तो फिर Cl का सेकंड नंबर होना चाहिए, फिर Br फिर लाई होना चाहिए, तो यानी कि ये तो कैंसिल हो गया। फिर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन HF मॉलिक्यूल, यस, देखो हाइड्रोजन फ्लोरीन ही केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, जबकि और कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, तो ये आंसर हो सकता है करेक्ट। फिर पढ़ लो आगे, द बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन द अदर है, मान लीजिए इसके बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो HCl की भी ज्यादा होनी चाहिए, इस तरीके से। द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर शिल्डिंग, ना ये भी नहीं आएगा। रिडक्शन ऑफ फ्लोराइड विच पोलराइज द HF मॉलिक्यूल, नहीं ये भी नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? बी होगा, क्योंकि फ्लोरीन ही एक ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि और हेलोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन FeCN6 इज, देखो यहाँ पे क्या है, CN6, तो अब देखो हेक्सा, इसको साइनाइड लिखा है, साइनाइडो लिखा है, देखिए हेक्सा, देखो ट्राई, ये तो हो नहीं सकता हेक्सा, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? CN को बोलते हैं साइनो या साइनाइडो, साइनाइडो, ठीक है, हेक्सा साइनाइडो। और यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स पे जब निगेटिव चार्ज आता है तो आयरन को उस समय फेरेट बोलते हैं, जब पॉजिटिव चार्ज रहता है तो आयरन बोलते हैं, कोई चार्ज नहीं होगा तब भी आयरन बोलते हैं, तो इसे क्या हो जाएगा? फेरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? x + 6 × -1 = -3, तो यानी कि x = कितना आ जाएगा? +3 फेरेट थर्ड, और इस पे क्या है? माइनस चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा? आयन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइटो। ये यहाँ पे देखो क्या गलत लिख रखा है, TO लिख रखा है, तो जल्दीबाजी में इसको मत कर दे, तो ये भी गलत है। हेक्सासाइनो आयरन लिखा है, ये भी गलत है, तो यानी कि हेक्सासाइनाइडो फेरेट थर्ड आयन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूमिंग complete ionization the sum of same molecule of which of the following compound will require the least amount of acidified camenophore in the complete oxidation। अच्छा, इन सबका क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा कैमनोफोर की रिक्वायर्ड सबसे कम किस में होगी। अच्छा देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, देखिए FeSO4 जब ब्रेक होगा ना, इसमें चेंज होगा, फिर ज्यादा Fe2 पॉजिटिव जाएगा। यहाँ पे देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और कितना बन सकता है? SO4 से सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना जा सकता है? +6 जा सकता है। यहाँ पे भी कितना है? +6, इसका कितना है? +2। दूसरा क्या है? FeSO3 कितना जा सकता है? Fe3 पॉजिटिव, यहाँ 2 था तो +3 जाता है। यहाँ पे कितना था? SO3 नेगेटिव, यानी कि 4 से कितना चलेगा? 6 चले जाएगा भाई, +6 जा सकता है। यहाँ पे कितना था? +4, 3 दूनी 6 - 2 4, देख लीजिए। इसी तरह से FeC2O4, यहाँ पे इसका +2 कितना जा सकता है? Fe3 पॉजिटिव जा सकता है। यहाँ पे देखो कार्बोनेट ऑक्सीलेट आएगा, तो इसका +3 निकालोगे ऑक्सीडेशन कार्बन का, और क्या बना सकता है? मैक्सिमम CO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा। नेक्स्ट क्या है? FeNO2 होल ट्वाइस, तो ये क्या बना सकता है? Fe3 पॉजिटिव बना सकता है, और क्या बना सकता है? प्लस NO2 में इसका क्या बना सकता है? NO3 नेगेटिव बना सकता है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना? तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज,
तो सबसे ज्यादा जहां चेंज होगा ऑक्सीडेशन नंबर में, देखो Fe तो कॉमन हो गया, वहां सबसे देखो मोर ऑक्सीडेशन चेंज मोर KMnO4 रिक्वायर्ड, देखो ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या पूछ रखा है, लीस्ट, तो जिसमें सबसे कम चेंज होगा मिनिमम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर लेस मोल ऑफ KMnO4 रिक्वायर्ड, ये बात याद रखना। तो यहाँ पे देखो इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, केवल आयरन में, वो तो सब में सेम है, मगर सब में ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है, बट इस वाले में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है FeSO4 में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, FeSO4 होगा। चलते हैं नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीसीज नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, देखते हैं। देखो डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड ये आइसोस्ट्रक्चरल होते हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, पता है ना, सिलिकॉन कार्बाइड और डायमंड स्ट्रॉन्गेस्ट में आते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट SiCl4 एंड PtCl4 की बात करते हैं, SiCl4 PtCl4 पॉजिटिव, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो। Si के लास्ट सेल में 4, 7 चौको 28। आप लोग देखना चाहते हैं कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें इजी मेथड ऑफ दिया है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का, आप देख सकते हैं। तो कितने हैं, 7 होते हैं, 4 × 7, 7 चौको 28, 28 और 4 32 इलेक्ट्रॉन, डिवाइड किससे करेंगे 8 से, 4 8 चौको 32, यानी कि 4 का मतलब होता है sp3। इसमें देखिए p के लास्ट सेल में 5, 7 चौको 28 पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एक कम, तो 4, तो कितना है 32, 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4, तो इसका भी कितना आएगा sp3, ये तो सेम है, नॉट एस्ट्रो, ये भी ठीक है, फिर का ये भी sp3, ये भी sp3, NH3 एंड PS3 देखो, NH3 में कितना आएगा टोटल है 5 + 3, टोटल कितना है 8, इससे डिवाइड करते हैं 2 से, तो 2 चौको 8, कितना आया sp3 आया। देखते हैं PH3, 5 + 3, लास्ट सेल में 5 + 3 8, इसमें भी 2 से डिवाइड करोगे तो sp3, तो ये सारे के सारे, तो अब बचा कौन, नहीं है, अब आ जाए एजीनॉन, Hg के लास्ट सेल में 8 + 7 चौको 28, 28 और 8 कितना 36, इससे डिवाइड करते हैं 8 से, चौको 32, 4 बचा, 2 से 2 दूनी 4, तो कितना आ गया sp3 D2 आ गया। और इसका हाइब्रिडाइजेशन देखें XgO4 का, Xg के लिए 8 6 को 24, 24 और 8 32, 8 से डिवाइड करेंगे तो 4, यानी कि कितना आ रहा है sp3, इसका क्या आ रहा है sp3 D2 आ रहा है, इसका क्या आ रहा है sp3, तो ये आइसोस्ट्रक्चर नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये भी आइसोस्ट्रक्चर का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, कैप्रोलैक्टन इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन 6। अब ये कैप्रोलैक्टम वाला एक क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, आप लोग देख सकते हैं पिछली वीडियोस भी। अब ये कैप्रोलैक्टम होता क्या था, ये और कितनी इस तरीके से CH2 NH CH2 1 CH2 2 3 4 CH2 5, तो इसको हीटअप करते हैं पॉलीमराइजेशन, तो आपका बनता है नाइलॉन 6, CH2 होल 5 C डबल बॉन्ड O और इधर NH करके आप, ठीक है ना, ये आपका होल है, ये होता है कैप्रो नाइलॉन 6, ये क्या होता है कैप्रोलैक्टम, इसे हम बोलते हैं नाइलॉन 6 का मोनोमर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स Ni, इसमें Ni का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28 होता है, तो कितना हो गया 3D8 4H2। अब यहाँ पे Ni का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कितना आ जाएगा x + 4 × -1 इक्वल टू -2, तो x इक्वल हो जाएगा +2, तो Ni2 पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा 3D8 बचेगा भाई, और 4S0 4P0 बच जाएगा। अब देखो इसके बाद देखो, यानी कि डी में कितने आ गए, ग्राउंड स्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, PS खाली है और P खाली है। अब इसके बाद देखो Cn क्या है, Cn इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन विल गेट पेयर्ड, जब ये पेयर्ड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रीअरेंज स्टेट बोलते हैं इसको, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे पेयर्ड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 8, एक
एम्प्टी ऑर्बिटल हो गया और ये पी ऑर्बिटल आ गया 3। तो आपको कितने लिगेंड है इसके पास? 4। तो आपको 4 एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए, तो ये आ गया आपका sp3 सॉरी dsp2 हाइब्रिडेशन। और dsp2 क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? dsp2, यानी कि ए आंसर आपका हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज मेरा 6 वीडियो था, आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छा लगा। अब कल हमारा लास्ट वीडियो रहेगा, उसके बाद हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे। और आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।